गुड मॉर्निंग स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो हमने ट्राइलाइट क्या हाइड्रोलाइसिस किया था उसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइलाइट। और ट्राइलाइट के हाइड्रोलाइसिस में हमने ये देखा था कि हमें वहाँ पे क्या क्या कंपाउंड हमें मिल रहे हैं और वो किस तरीके से रिएक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो नाइट्रोजन NF3 है या PF3 है ये हाइड्रोलाइज में होते हैं, जो एंटीमनी और बिस्मिथ है ये हाइड्रोलाइज होते हैं लेकिन रिवर्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। अब हम देखेंगे पेंटाहैलाइड और नाइट्रोजन पेंटेन। तो जनरली जो पेंटाहैलाइड है, पेंटाहैलाइड कॉमन नहीं है, पेंटाहैलाइड ट्राइहैलाइड की तरह कॉमन नहीं है। कई पेंटाहैलाइड ऐसे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कैसे नाइट्रोजन के जो पेंटाहैलाइड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो पेंटाहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन के पेंटाहैलाइड है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? पेंटाहैलाइड और नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? अब देखो पेंटा का मतलब होगा 5, ठीक है। अब नाइट्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब यहाँ पे 2d ये ऑर्बिटल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, नो एग्जिस्टेंस। तो जब इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल होता तो इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर जाता। अगर हम यहाँ पे p का ऑर्बिटल है px py pz तो एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इन तीनों में आ सकते हैं। तो केवल होल्डिंग कितने की होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की होगी। तो नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड तो बना देता है लेकिन पेंटाहैलाइड नहीं बना पाता। अब अगर इसके पास d ऑर्बिटल होती तो इलेक्ट्रॉन क्या है? d ऑर्बिटल में जंप करता तो ये पेंटाहैलाइड बना सकता। लेकिन नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है। दिस इज ड्यू टू absence of d orbital, absence of d orbital। तो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता? पेंटाहैलाइड और नाइट्रोजन doesn't exist. Why? This is due to the absence of d orbital, क्योंकि नाइट्रोजन में d orbital नहीं होती। जब d orbital नहीं होती तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। तो हो गया ना नॉट कॉमन, जबकि ट्राइहैलाइड सब पे बनते हैं। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। दूसरी चीज देखो आप, पेंटाहैलाइड ऑफ बिस्मिथ ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, does not exist। पेंटाहैलाइड ऑफ बिस्मिथ does not exist। तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पेंटाहैलाइड ऑफ बिस्मिथ। वाई? अब देखो मैंने जब आप लोगों को नाइट्रोजन टेंगली में बैलेंसी के बारे में बताया था कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, नाइट्रोजन टू बिस्मिथ जब हम चलते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। आप लोगों को ध्यान में होगा तो मैंने इस चीज़ को बताया था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वो इंक्रीज होती है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है।
अब क्यों ऐसा क्यों होता है? जनरली क्या होना चाहिए भाई, नाइट्रोजन का जैसे जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें न्यूक्लियस का जो नेट इफेक्टिव चार्ज है वो कम होगा। नेट इफेक्टिव चार्ज अगर कम होगा तो उसको इजीली क्या किया जा सकता है, वहां से रिलीज किया जा सकता है। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन उनको वहां से रिलीज किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए ना टॉप टू बॉटम, अगर हम एक जनरल ट्रेंड पे चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, उल्टा होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं वैसे वैसे क्या है, डी और एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जो डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। तो इसलिए जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, जैसे बिस्मिथ में अगर हम देखें तो बिस्मिथ और एंटीमनी में अगर हम देखें तो इनका जो एस ऑर्बिटल का यानी 5s और 6s के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनके जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, यानी वो उन पर फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। तो जो एफ और डी ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के इफेक्टिव चार्ज को रोकने में क्या नहीं होती, समर्थ नहीं होती, यानी वो उसको रोक नहीं पाती। तो इस कारण क्या होता है, एस जो ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, एंटीमनी में 5s हो गया और बिस्मुथ में 6s हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। किस कारण? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो जब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनर्ट हो जाते हैं वहाँ पे, यानी कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं लेते। तो अब वहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल बच जाता है, केवल पी ऑर्बिटल। एस तो इनर्ट हो गया, इनर्ट होने का मतलब एस का इलेक्ट्रॉन अपने एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं करने देते। तो अब क्या बचा आपके पास, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वही 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। तो अब वो 3 ऑर्बिटल है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो बिस्मुथ की क्या होती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होते हैं, रेयरली मिलती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मुथ में, जनरली मिलेगी फ्लोरीन में मिले, फ्लोराइड में मिले, बाकी जो है औरों में नहीं मिलती। तो बिस्मुथ पेंटाहाइड क्यों नहीं बनाता, बिस्मुथ पेंटाहाइड इसलिए नहीं बनाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस लिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वो इनर्ट हो जाता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं। तो तब केवल पी ऑर्बिटल ही है जो कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने। तो पेंटाहाइड बिस्मुथ के नहीं बनते, यानी कि अगर हम बिस्मुथ के पेंटाहाइड देखें, चाहे हम क्लोराइड देखें, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो पेंटाहाइड और बिस्मुथ BiCl5 BiBr5 and BiF5 doesn't exist due to inert pair effect, inert pair effect किसके कारण होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके कारण जो एस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, किसके, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर्ट हो जाता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेता, तो केवल पी ऑर्बिटल होता है। इसीलिए जो BiCl5 है, BiBr5 है और BiI5 नॉट F
BiI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते, किस कारण नहीं करते? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, BiF5 कर जाता है लेकिन वो भी क्या है, इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया पेंटा हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा हो गया आपका पेंटा हैलाइड ऑफ बेसिन, और तीसरी चीज आती है अभी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और वो है पेंटा आयोडाइड। ठीक है, पेंटा आयोडाइड ऑफ फॉस्फोरस, पेंटा आयोडाइड ऑफ फॉस्फोरस, दैट मीन PI5, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं होता। अब क्यों एग्जिस्ट नहीं होता है? ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि आई का जो साइज होता है वो बहुत लार्ज होता है। जो आई का साइज है वो लार्ज है। फॉस्फोरस का साइज क्या है? अगर उसके कंपेयर में देखें तो बहुत स्मॉल साइज है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस आयोडीन के एटम को या इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। जो फॉस्फोरस है वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस में जो आयोडीन के 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लार्ज साइज के कारण ये इनको होल्ड नहीं कर पाता। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आता है या कौन सा फैक्टर आता है? ये आता है स्टीयरिक फैक्टर। इस फैक्टर को क्या कहा जाता है? स्टीयरिक फैक्टर। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा स्टीयरिक फैक्टर। तो जो स्टीयरिक, ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर में क्या होता है कि जो लार्ज साइज वाले एटम होते हैं वो होल्ड नहीं हो पाते। तो फॉस्फोरस का साइज स्मॉल होने के कारण ये आयोडीन के 5 एटम को या 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं होता ड्यू टू स्टीयरिक इफेक्ट। स्टीयरिक इफेक्ट, स्टीयरिक इफेक्ट। ठीक है, और ये जो स्टीयरिक इफेक्ट है, STERIC, सॉरी STERIC, स्टीयरिक, STERIC, स्टीयरिक इफेक्ट। तो PiF5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टीयरिक इफेक्ट। तो स्टीयरिक इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, 5 इलेक्ट्रॉन को। और दूसरा, आप इसको इजी वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि जो आयोडीन है, आयोडीन का साइज बहुत लार्ज होता है और जो फॉस्फोरस है उसका साइज स्मॉल होने के कारण ये आयोडीन के 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को जब होल्ड नहीं कर पाता तो ये कोलैप्स हो जाता है। तो इसलिए PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। एक तो नाइट्रोजन पेंटालाइड नहीं बनाता, बिस्मथ पेंटालाइड नहीं बनाता, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड बन जाता, लेकिन बाकी जो क्लोरो है या ब्रोमो या आयोडो ये नहीं बनता। और फॉस्फोरस पेंटालाइड, फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक इफेक्ट आ जाता है ड्यू टू लार्ज साइज। क्लियर? तो ये इसमें 3-4 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ पेंटालाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पेंटालाइड। जनरली जो पेंटालाइड का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। जो पेंटालाइड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम देखें, ये मान के चल रहे हैं साइडर आइटम सब कुछ M है, वेयर M मींस हो गया आपका फ्लोरीन, M मींस हो गया आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल हो गया आपकी M।
पेंटाहाइड्राइट में जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो कैसे होता है देखो, ये हो गए इसके एक्सिस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो ट्रायगोनल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल, ये देखो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये देखो 1 2 1 2 3 4 5 और ये बीच में ट्रायंगल। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका ये आ गया, ठीक है। सेंटर लाइन ऑफ आप एम आ गया, या आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम अगर सपोज स्ट्रक्चर बना लें, हम जैसे PCl5 का स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, यहाँ का PCl, ये देखो ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, ये देखो 1 2 इसमें एक्सियल होते हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये आप लोग का इक्वेटोरियल, ये Cl एंड Cl, ये हो गया आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो ट्रायंगल और ये बाइपिरामिडल। तो जो पेंटाहाइड्राइट का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। जो हाइब्रिडाइजेशन आता है यहाँ पे वो आता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, या sp3d, 1 2 3, sp3d या sp3d2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो sp3d या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल टाइप होता है। यहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल एंगल है ये 120 डिग्री का होता है, और एक्सियल में जो बॉन्ड बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एक 120 डिग्री का बनता है, 120 डिग्री का जो एंगल होता है वो इक्वेटोरियल में बनता है, और 90 डिग्री का एंगल बनता है आपका एक्सियल में। ये जो स्ट्रक्चर है यानी जो बाइपिरामिडल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी ये इजीली ब्रेक हो जाता है। अब ये इजीली क्यों ब्रेक होता है, ये क्यों मोर स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल मोर स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो ये देखो ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस के कारण बॉन्ड लेंथ डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होते हैं इनमें इनकी बॉन्ड लेंथ में क्या होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ में बहुत डिफरेंस होता है। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है, मोर रिपल्शन। और कैसे होता है रिपल्शन, जो इक्वेटोरियल
लेंथ होती है, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड लेंथ को क्या करती है, वहां पे ज्यादा रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, जिससे कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा लॉन्ग हो जाती है बजाय किसके, इक्वेटोरियल के। तो इस कारण से बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस के कारण से इस स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है और ये इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यही रीजन है कि जो पेंटाहेलाइड होते हैं, पेंटाहेलाइड क्या है, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, यानी वो स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। तो अगर हम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड में ही देखें तो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड को अगर हम थोड़ा सा हीट करें, PCl5 को अगर हम थोड़ा सा हीट करें तो ये क्या हो जाता है, PCl3 पे ब्रेक हो जाता है, PCl3 + Cl2, और यहाँ पे क्या रिलीज होती है, क्लोरीन गैस। इसीलिए PCl5 को क्लोरीनेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्लोरीनेटिंग एजेंट क्या कहा जाता है इसे, क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इजीली क्लोरीन गैस को रिलीज कर देता है और फिर क्लोरीन क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम इजीली कर देती है। तो ये इसमें होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पिरामिडल, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंस होती है, इसीलिए इन बॉन्ड लेंथ के डिफरेंस के कारण ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए ये ब्रेक हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो PCl5 है उसकी बॉन्ड लेंथ क्यों डिफरेंट होती है और क्यों इजीली ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों आता है इसकी, क्योंकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल पे जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा रिपल्शन फोर्स लगाते हैं किन पे, एक्सियल पे। तो इसलिए एक्सियल और दूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, और दूर हो जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और इन्हीं बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस के कारण ये जो स्टेबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपाउंड की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेंटाहेलाइड है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक में आएंगे वो हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के करेंगे। तो नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, उन 5 ऑक्साइड के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।